अभी तक हम लोग 2D प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। 1D हमने खत्म कर ही लिया था। अब हम 2D में या 1D में दोनों में ही हम अब बात करेंगे एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो हम लोग आज रिलेटिव मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है रिलेटिव मोशन? नाम से ही समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन में हमको ये तो पता है कि जो मोशन होता है, ठीक है, मोशन क्या है हमारा? मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी, कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल अंडर ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वर। आप मोशन की बात कर रहे हो तो मोशन में हमारा पार्टिकल जिसके हम लोग मोशन की बात करने वाले हैं और ऑब्जर्वर जो हमारा पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, इन दोनों पे डिपेंड करेगा पार्टिकल का मोशन, ठीक है। ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है कि हमारा एक पार्टिकल है, वो हो सकता है कि ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में मोशन में हो और हो सकता है ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये चीज तो पॉसिबल है कि एक ही पार्टिकल रेस्ट में या मोशन में हो सकता है, बिल्कुल। तो हमने क्या बोला? वही तो बोला कि हमारा पार्टिकल जो है, पार्टिकल ने हमने मोशन चेंज नहीं किया, पार्टिकल जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर 1 ने देखा तो उसको मोशन लगा, ऑब्जर्वर 2 ने देखा तो उसको रेस्ट लगा। ये चीज पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि हमारा जो मोशन है वो दोनों पे ही डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे भी और पार्टिकल पे भी, ठीक है। और रिलेटिव मोशन में हम लोग यही बात करेंगे कि ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में कैसा मोशन हुआ, ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में कैसा मोशन हुआ, ऑब्जर्वर 3 के रिस्पेक्ट में कैसा मोशन हुआ। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या हो सकता है कि हम लोग, जैसे इसका अच्छा एग्जांपल क्या है? अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि हमने क्या किया, एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन में पायलट ने नीचे से फूड पैकेट रिलीज किया, ठीक है। तो अगर कोई ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा तो उसको मोशन कैसा दिखेगा? पैराबोलिक मोशन दिखेगा। लेकिन उस पायलट को मोशन कैसा दिखेगा? स्ट्रेट 1D मोशन दिखेगा कि जो फूड पैकेट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड आ रहा है। तो आप इसके मोशन की स्टडी, इस फूड पैकेट के मोशन की स्टडी या तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, जो कि हमारा क्या होगा? पैराबोलिक मोशन होगा, ठीक है। 2D मोशन की एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप 1D मोशन की एनालिसिस कर लो कि पार्टिकल को ऊपर से हमने फ्रीली ड्रॉप कर दिया, पार्टिकल सीधा नीचे आ गया। अब किसकी एनालिसिस करना आसान है? हमारा 1D वाले की। जो फ्री फॉल का केस है उसको सॉल्व करना काफी आसान है, उसको समझना बहुत आसान है। तो यही है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसका रीजन ये है कि आपको अपने पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करना है। तो आप चाहते हो कि आप अपने पार्टिकल का मोशन उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करो जिसमें आपको आसानी हो, ठीक है, आपको इजी लगे समझना कॉन्सेप्ट को। तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सेम पार्टिकल का मोशन एनालाइज करेंगे तो क्या कहानी होगी। तो अभी तक हमने ये बोला कि हमारा जो मोशन है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल की एंड ऑब्जर्वर की, ठीक है। और हमारा एक जो पार्टिकल है वो ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में हो सकता है रेस्ट पे हो, और हो सकता है वही सेम पार्टिकल ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में क्या हो? मोशन में हो। तो एक पार्टिकल रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। तो क्या मेरा ये बोलना बिल्कुल सही है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन? एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन वाली कोई बातें है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरा जो पार्टिकल है वो हमेशा ही मोशन में, जरूरी नहीं। आपने ऑब्जर्वर चेंज किया, हो सकता है वो रेस्ट में आ जाए, ठीक है। तो हमारा एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीजें नहीं होती हैं। और याद रखना, हम जब भी मोशन की बात करेंगे तो अब ऑब्जर्वर को नहीं भूलना है। अभी तक हम जो स्टडी करते आ रहे थे उसमें ऑब्जर्वर दिया नहीं होता था। अगर आपको ऑब्जर्वर नहीं दिया है तो हम क्या करते थे? हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व करते थे, ग्राउंड पे बैठ के हम लोग ऑब्जर्व करते थे क्या हो रहा है। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है कि ऑब्जर्वर चेंज हो सकता है। तो अब हमेशा से याद रखना अब आगे चल के कि
जो आपका मोशन है, मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। आपका जो मोशन है वो हमेशा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन होगा, तो ऑब्जर्वर को हमें नहीं भूलना है। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन की। तो रिलेटिव मोशन की स्टडी करने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पहले वो सीख लेते हैं, रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? रेफरेंस फ्रेम। और रेफरेंस फ्रेम क्या होगा? रेफरेंस फ्रेम है हमारा कि आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक एक्सिस सिस्टम है जो आपके ऑब्जर्वर से अटैच होता है और आप उसके रिस्पेक्ट में अपने पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करते हो। तो रेफरेंस फ्रेम कुछ नहीं है, रेफरेंस फ्रेम जो है वो है आपका एक्सिस सिस्टम। ठीक है, एक्सिस सिस्टम अटैच्ड टू ऑब्जर्वर, ठीक है, फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड। आपका एक एक्सिस सिस्टम है, ठीक है, जिससे आप पार्टिकल के मोशन को क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। वो है हमारा रेफरेंस फ्रेम। तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेना, अपने ऑब्जर्वर से उसको क्या कर देना? उसको अपने ऑब्जर्वर से अटैच कर देना, वही आपका रेफरेंस फ्रेम है। तो अगर आपका ऑब्जर्वर मूव करेगा तो आपका रेफरेंस फ्रेम भी क्या करेगा? मूव करेगा। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है मूव कर सकता है। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो आपका रेफरेंस फ्रेम क्या हो सकता है? रेस्ट पे हो सकता है। तो रेफरेंस फ्रेम का जो मोशन है उसके बेसिस पे इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। रेफरेंस फ्रेम के दो पार्ट हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि या तो रेफरेंस फ्रेम जो है आपका वो होगा इनर्शियल, ठीक है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जिसको आप चाहो तो IF बोल सकते हो, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, या फिर आपका कैसा फ्रेम होगा? या फिर आपका जो फ्रेम है वो होगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो NIF। IF रेफरेंस फ्रेम, NIF नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो हमने कैसे बात की है? वो हमने बात की है ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। अगर हमारा जो फ्रेम है, अगर हमारा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा होता है, अगर हमारा फ्रेम क्या है? एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। एंड अगर हमारा फ्रेम एक्सेलरेट नहीं कर रहा, उसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो जो मैंने बताया, मैंने क्या बताया अभी तक? मैंने ये बताया कि आपका जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर पे आप ये मानते हो कि उस ऑब्जर्वर के ऊपर क्या है? एक एक्सिस सिस्टम अटैच्ड है। और अब अगर वो ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है तो हम बोलेंगे उसको कैसा रेफरेंस फ्रेम? नॉन इनर्शियल। और अगर वो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पे है या वो ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, दोनों ही केसेस में क्या है? उसको हम बोलेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और, कि अगर हम लोग बात करें अर्थ के बारे में, कि हमारा अर्थ, जिसको हम ग्राउंड भी बोलते हैं, क्वेश्चन में ग्राउंड लिखा होगा, ठीक है, अर्थ या ग्राउंड, उसको हम कैसा कंसिडर करते हैं? उसको हम कंसिडर करते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ये याद रखना, हमारा अर्थ या ग्राउंड हम मानेंगे कि ये जो कैसा है वो हमारा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं रेफरेंस फ्रेम की। मान लेते हैं आपके पास अलग अलग ऑब्जर्वर है, जैसे आपके पास एक ऑब्जर्वर ये है, नाम है इसका A, और ये भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कैसा है रेफरेंस फ्रेम? ये कैसा रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा? हमारा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है। लेकिन मान लो अगर मेरा पार्टिकल ऐसे होता कि इसके पास स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड एंड ये एक्सेलरेट कर रहा है
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, किसी भी डायरेक्शन में, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कैसा हो गया ये हमारा, सिंस ये एक्सलेट कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। कुछ भी हो सकता है, किधर भी एक्सलेट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि जैसे ये बॉल मान लेते हैं, हमारे पास बॉल ना मान के ये मान लो कि हमारे पास क्या है, एक बलून है, ठीक है। एक बलून है जो कि ऐसे एयर में कुछ मूव कर रहा है और वो ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा होता 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और उसके पास जो वेलोसिटी है वो इस तरफ होती 1 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू विंड फ्लो, हवा के मोशन की वजह से 1 मीटर पर सेकेंड इस तरफ वेलोसिटी है और ऊपर एक्सलेट कर रहा है क्योंकि इंजन की वजह से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अंदर कोई एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन को कैसा बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है ये एक्सलेट कर रहा है ऊपर की तरफ, और अगर ये एक्सलेट कर रहा है तो कैसा हो गया ये, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो आपको सिंपल सा कहानी है कि अगर आपको जब भी मोशन के बारे में बात करनी हो तो आप बस ये देखना कि फ्रेम कैसा है, इनर्शियल है कि हमारा फ्रेम नॉन इनर्शियल है, ठीक है। ऐसा क्यों, ये अपन आगे बात करेंगे कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा तो हम मोशन को एनालाइज अलग तरीके से करते हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा तो हम मोशन को एनालाइज अलग तरीके से करते हैं। क्या है मेन डिफरेंस? मेन डिफरेंस ये है, याद रखना कि यहां पे इस जगह पे जो न्यूटन्स लॉ है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ जो है वो वैलिड होते हैं। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, ये जो आपका न्यूटन्स लॉ है वो आपके वैलिड नहीं होंगे। यही रीजन है कि हमको इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम की जो एनालिसिस है, जो उनकी स्टडी है, वो हमको अलग अलग करनी पड़ती है। क्या कहानी है अभी आगे बात करेंगे, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, ठीक है। तो अभी कुछ खास मैंने बताया नहीं है, अभी तो मैंने बोला कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई चीजें होंगी, ये आगे यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अभी तो जस्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आगे बात करते हैं इसमें। आगे मैं क्या बात कर रहा हूं, आगे मैं बात कर लेता हूं, अब हम मोशन के बारे में सबसे पहले थोड़ा बातें करना स्टार्ट करते हैं कि हमारा मोशन क्या है। मोशन ऑब्जर्वर और पार्टिकल दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? रिलेटिव मोशन का मतलब यह है कि मान लो पार्टिकल ए है, पार्टिकल ए का मोशन आप विद रिस्पेक्ट टू बी बात कर रहे हो, एक पार्टिकल ए, एक पार्टिकल बी है, बी ने ए को देखा तो आप जो ए के मोशन की बात जो बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये जो पार्टिकल का मोशन है वो किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू बी हो गया। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, बी है। तो रिलेटिव मोशन में क्या होगा, हम लोग जितने भी काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स होंगे, चाहे पोजीशन हो गई, चाहे वेलोसिटी हो गई, चाहे एक्सेलरेशन हो गई, वो हम किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, वो हमारा ऑब्जर्वर होगा। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में आगे बातें करें, पहले आपको ये बताना चाहिए कि रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। इनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे किसके बारे में, रिलेटिव पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है दैट इज रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन समझ में आ रहा होगा कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पे जैसे मान लो ये है हमारे पास ओरिजिन, ये है हमारे पास पॉइंट ए, ये है हमारे पास पॉइंट बी। तो यहां पे एक ही पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक ही पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ मैंने क्या मान ली, आर ए मान ली, आर ए वेक्टर। विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या मान ली मैंने, आर बी वेक्टर, ठीक है। और अब हम क्या बात कर रहे हैं, ये तो है हमारी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ओ को अपन ग्राउंड बोल देते हैं अभी, ठीक है। तो यहां पे जो मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने अभी ओ लिखा हुआ है ओरिजिन, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन आर ए है, इसकी पोजीशन आर बी है, ठीक है। अब मुझे पोजीशन निकालनी है किसकी, ए की विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ए की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने का तरीका क्या होगा, आप बी से ए की तरफ चले जाओ। ये वेक्टर्स में सिखाया था मैंने, मानते हो कि नहीं, वेक्टर्स में सिखाया होगा कि आपको इसकी पोजीशन निकालनी है ए की बी के रिस्पेक्ट में, तो बी से ए की तरफ एक वेक्टर कनेक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगी पोजीशन, ये आ जाएगी आर ए बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे
अगर आप लिखना चाहो तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे टर्म्स का मतलब क्या है, ठीक है। यहां पे मैंने जो आर ए लिखा है, आर ए वेक्टर, इसको आप आर ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ भी लिख सकते हो। पोजीशन ऑफ ए लिख दो, या पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्या है हमारा, ओरिजिन है, ठीक है। तो ये है हमारा पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बोल दो, या चाहो तो ग्राउंड बोल सकते हो। और यहां पे ये जो हमने लिखा हुआ है, इसको हम लिखा हुआ है आर बी वेक्टर। आर बी वेक्टर को आप लिख सकते हो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में लिखा है वो सेकंड में आता है। तो इसको ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या ग्राउंड, ठीक है। अब यहां पे हमने जो लिखा है ये आर ए बी, आर ए बी क्या है, आर ए बी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ए ओ था तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ए बी है, मतलब पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना है तो आप इस तरीके से डिनोट करो उसको। इसका मतलब ये है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहां पे आपका ऑब्जर्वर कौन है, बी है। आप बी के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन लिख रहे हो, और क्या आ गया वो आर ए बी वेक्टर आ गया है। तो क्या होगा, ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा है कि आप बी से ए की तरफ एक वेक्टर बनाओ, वही होगा। अब कैसे निकालोगे ये वेक्टर, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। हमको पता है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमको ये चीज पता है कि यहां पे आप आर बी प्लस आर ए बी, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर ए वेक्टर मिलेगा। यही तो होता है ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। और अगर ये हो रहा है तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर ए बी। तो यहां से पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ध्यान से देखना, वो क्या आ गया, वो आ गया आर ए माइनस आर बी। ये चमक गया। क्या है, आप ए की पोजीशन में से बी की पोजीशन माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैंने क्वेश्चन में कुछ और पूछा होता, ठीक है, अगर मैंने क्वेश्चन में यह पूछा होता कि फाइंड पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब ए से आपको बी की तरफ आना है, ये वेक्टर बनेगा। और ये जो वेक्टर बनेगा वो होगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और क्या ये जो बना वो है आपका नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जस्ट उसका अपोजिट। समझ में आ रहा होगा, नेगेटिव वेक्टर्स हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रायंगल लॉ फिर से अप्लाई कर दो, कहानी तो सेम ही आएगी, नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है। और क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर बी माइनस आर ए। तो याद रखना, आपको पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में ये आएगा, बी माइनस ए। अगर यहां पे ए बी लिखा है तो ए माइनस बी, ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है। बाकी इसका जो लॉजिकल अप्रोच है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो हमने बोला कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा आर ए माइनस आर बी, या बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू क्या आएगा, पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो पी माइनस क्यू, आर पी माइनस आर क्यू। ये समझ में आया, जिस ऑर्डर में ये लिखा है उसी ऑर्डर में ये आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमने निकाल लिया ट्रायंगल लॉ से। तो हम लोग पोजीशन निकालना सीख चुके हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये पोजीशन निकालना हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, ये मैं वेक्टर्स में ऑलरेडी अच्छे से बता चुका था, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके एक आध दो सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, या सिंपल है जैसे भी देखना चाहो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं पोजीशन के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि ये है एक पार्टिकल, मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे ही है। अब ओरिजिन कहां है, ठीक है, तो अभी ये है हमारा एक्चुअल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है।
ये है हमारा पार्टिकल ए और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहां पे है लेट्स सपोज 2,0 और ये है हमारे पास एक और पार्टिकल बी, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 8,0, दोनों ही एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पोजीशन किसकी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी से ए की तरफ आप एरो बनाओगे और इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको आप लॉजिकली लिख सकते हो। लॉजिकली कैसे लिखना है, देखो मेथड नंबर 1 लॉजिकल लिखना है डायरेक्ट। लेंथ कितनी है, लेंथ हो गई 6, डायरेक्शन क्या है -i, तो ये आ जाएगा -6i। लॉजिकल अप्रोच ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं वेक्टर्स में। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। तो मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं यहां पे कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज व्हाट, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। और ये किसके रिस्पेक्ट में होती है, ये होती है हमारी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा ये, मानते हो कि नहीं, यही तो होगा। ये है ओरिजिन, ये है ए, तो ये आर ए वेक्टर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आर बी वेक्टर। और आर ए वेक्टर की वैल्यू छापो कितनी है 2i माइनस आर बी वेक्टर की वैल्यू छापो कितनी है 8i। कितना आंसर आ गया -6i। क्या फिर से आंसर सेम आया, सेम आया। तो जो आपने वेक्टर्स में तरीका सीखा है कि सिंपल कनेक्ट कर दो और लेंथ देख लो, डायरेक्शन देख लो, आंसर आ जाएगा। या फिर आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब जैसे मान लो थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन होता, तो गंदे क्वेश्चन में अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में इससे आंसर जल्दी आया, ऐसे थोड़ी मेहनत लगी। लेकिन अगर क्वेश्चन होता है गंदा थोड़ा, तो फिर आपको फॉर्मूले से आंसर जल्दी मिलता है। देख लेते हैं, एक गंदा सा क्वेश्चन होता, मान लेते हैं यहां पे कि ये है हमारे पास a और a के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और एक है हमारे पास b और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,7, ऐसा कुछ लिखा होता। तो आपको निकालना है पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब a से b की तरफ जाना है। ऑब्जर्वर कौन है, a है, तो ऑब्जर्वर a है, a से b की तरफ चलेगा, ये वेक्टर बन गया। अब इस वेक्टर की आपको ना तो लेंथ पता, ना ही आपको क्या पता, ना ही आपको इसकी डायरेक्शन पता। तो तरीका तो फिर ये है कि या तो आपने जो वेक्टर्स में सीखा आप वैसे कर सकते हो, ठीक है, आपको ये निकालना होता। तो वेक्टर्स में हमने क्या सीखा, वेक्टर्स में हमने सीखा कि फाइनल कोऑर्डिनेट 5 - 2 i कैप, फाइनल माइनस इनिशियल याद है 7 - 3, 7 - 3 j कैप। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप। ये हमने वेक्टर्स में सीखा था, आपने उस तरीके से सॉल्व कर लिया। या एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीका ये हो सकता है जो मैंने अभी सिखाया है कि आपको लिखना है पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मेथड नंबर 2। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो आप पहले तो पोजीशन ऑफ बी लिखो, पोजीशन ऑफ बी लिखोगे तो क्या आएगा, वो ये वाला वेक्टर आएगा। पोजीशन ऑफ बी क्या है यहाँ पे ये है हमारा ओरिजिन। तो पोजीशन ऑफ बी क्या है, पोजीशन ऑफ बी है हमारा 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस पोजीशन ऑफ ए क्या है, पोजीशन ऑफ, ये पोजीशन ऑफ बी लिख दिया मैंने, ये है हमारा पोजीशन ऑफ ए। और पोजीशन ऑफ ए क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। तो फिर से आंसर निकाला तो क्या आया, फिर से निकाला तो ये हो जाएगा 5 - 2, 5 - 2 i कैप प्लस 7 - 3 j कैप। क्या सेम फॉर्म बन गई, फिर से सेम फॉर्म बन गई। और आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप। तो देखो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, बट अभी ये समझो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग आंसर निकाल लेंगे, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है। अभी बस ये समझो कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आता है आर ए माइनस आर बी, पोजिशन ऑफ ए माइनस पोजिशन ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। चले यहां पे, अब ये तो हमने निकाल लिया पोजिशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो देखो हमारे पास दो पार्टिकल है, एक था हमारे पास पार्टिकल ए
ठीक है, तो आप ए और बी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं एक तो था हमारे पास पार्टिकल ए, ठीक है, और पार्टिकल ए की जो पोजीशन है वो क्या थी हमारे पास, आर ए थी, और पार्टिकल बी की पोजीशन क्या है, आर बी है। तो पहले मैं थोड़ा मैथमेटिकली समझाता हूं कि हमारे पास, हमको ये तो समझ में आ गया यहां पे कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, आर ए माइनस आर बी। पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी इज व्हाट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या ग्राउंड, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा डी आर ए बी बाई डी टी। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा डी आर ए बाई डी टी माइनस डी आर बी बाई डी टी। और जरा ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यही तो होता ये सम का कुछ। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ये ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है तो वेलोसिटी भी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ही आएगी। ये पोजीशन ऑफ ए है तो ये वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगा। ये पोजीशन ऑफ बी का डेरिवेटिव है तो वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या टर्म है तो वो आपको पता है। एक यहां पे मैंने किस टर्म को क्या लिखा है देख लेते हैं। यहां पे आप हर टर्म का मतलब समझ लो। यहां पे वी ए बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड। जब कुछ नहीं दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैं बोल रहा हूं कि मेरा पार्टिकल जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ, तो उसमें किसके रिस्पेक्ट में दिया है मैंने, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अभी तक हम जो भी पढ़ते आ रहे हैं सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो कुछ किसी के कोई ऑब्जर्वर नहीं दिया आपको तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वैल्यू दी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो या चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, VAG, आपकी इच्छा है। वेलोसिटी ऑफ बी, या आप चाहो तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे भी लिख सकते हो। वो क्या है, वो है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां पे ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला आना इत्तेफाक नहीं है, ये फॉर्मूला आना भी चाहिए था। जरा देखो लॉजिकल तरीके से, क्या मैंने ये तुमको समझाया है चीज, पहले समझा चुका हूं। देखो एक बार लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में ये चीज तो मैंने आपको बताई दी थी फर्स्ट क्लास में ही कि ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्वर अपने आप को कहां मानता है, रेस्ट पे मानता है। ऑब्जर्वर ने बोला मैं तो रेस्ट पे हूं, बाकी सब मोशन कर रहे हैं। ये याद है कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हम लोग यहां पे। तो हमारे पास दो पार्टिकल है, एक है ए, वो जा रहा है इस तरफ VA से, और एक है हमारे पास B, वो जा रहा है इस तरफ BB से। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बोला गया कि आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, बी के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर कौन हो गया, बी हो गया, मानते हो कि नहीं। तो हमारा बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो बी हो गया हमारा ऑब्जर्वर। और अगर बी ऑब्जर्वर हो गया तो बी क्या बोलेगा कि भाई मुझे तो किस पे रहना है, रेस्ट पे रहना है। क्रॉस का मतलब रेस्ट, ठीक है। बी बोलेगा मुझे तो रेस्ट पे रहना है। तो बी को रोकने के लिए, बी को रेस्ट पे लाने के लिए क्या मुझे इसको पीछे की तरफ ये वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और अगर यहां चेंज करूंगा तो पूरे सिस्टम में चेंज होना चाहिए, तो इस तरफ भी मुझे वेलोसिटी देनी पड़ेगी। और ध्यान से देखो, अगर आप बात करोगे, इसका फिगर बना रहा हूं नेक्स्ट में इधर, कि विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू बी ये हुआ कि हमारा जो पार्टिकल ए है, अगर वो उसको मैं इस तरफ जाता हुआ मान रहा हूं तो इस तरफ जा रहा है कितने से, VA माइनस VB से। और ये वेक्टर फॉर्म है, ये क्या है हमारी वेक्टर फॉर्म है, याद रखना, ठीक है। और B क्या आ गया है, B आ गया है हमारा रेस्ट पे। तो क्या वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B ये आ गया VA माइनस VB।
क्या लॉजिकली भी सेम आंसर आया? बिल्कुल आना भी चाहिए था। तो मैं वही बता रहा हूं कि लॉजिकली भी हमारा ये आंसर आया। ठीक है, तो लॉजिकल अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल अप्रोच में हम सिंपल बोलते हैं इसके पास जो वेलोसिटी है इसको रोक दो, और इसके पास जो वेलोसिटी है जो एक्सेलरेशन है जो भी है इसके पास, वो उठा के अपोजिट डायरेक्शन में सबको दे दो। यही करते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, मैथमेटिकल अप्रोच में बोला कि ये करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करते हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो उसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो यहां पे हमारा ये फॉर्म आ रही है। अब ये फॉर्म आप यूज करो मत यूज करो वो आपकी इच्छा है, लेकिन पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं जिससे कि कभी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, गंदे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये फॉर्म याद रहे। बाकी लॉजिकल अप्रोच से काफी हद तक काम चल जाता है अपना, ठीक है, लेकिन अप्रोच दोनों आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने वेलोसिटी निकाल ली। इसमें भी एक आध दो एग्जांपल देख लो कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो यहां पे सॉल्व करने के तरीके की हम लोग बात करते हैं। ये है हमारा ठीक है, ये है हमारा पार्टिकल ए। पार्टिकल ए के पास इस तरफ है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। ये है हमारा पार्टिकल बी और इसके पास इस तरफ वेलोसिटी है कितना, 4 मीटर पर सेकंड। आपको क्या करना है, ये ग्राउंड पे चल रहे हैं दोनों, ठीक है, ये जो भी मैंने डेटा दिया है वो अभी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4। अब आपको बोला गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, यह पूछा मैंने। कैसे करोगे इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच है। पहला है लॉजिकल अप्रोच, ठीक है। लॉजिकल अप्रोच क्या बोलता है, लॉजिकल अप्रोच ये बोलता है कि इसको अपने आप को स्टॉप कर लेना है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा पार्टिकल ए है, ऑब्जर्वर कौन है, ए है, तो ए क्या करेगा, ए अपने आप को स्टॉप कर लेगा। अभी फिगर बना लो, फिगर क्या है, इधर 2 से जा रहा है, ये बी का फिगर बना लो, इधर कितने से आ रहा है, 4 से आ रहा है। ए क्या करेगा, अपने आप को स्टॉप करेगा, और अपने आप को स्टॉप करने के लिए क्या उसको इस तरफ 2 देना पड़ेगा, खुद की वेलोसिटी में अपोजिट ऐड करना पड़ेगा। इस तरफ 2 ऐड किया, इस तरफ 2 ऐड किया, तो इसमें भी 2 ऐड कर दिया। तो ध्यान से देखो क्या हो गया, ध्यान से देखोगे तो ये तो हमारा आ गया रेस्ट पे, ए आ गया हमारा रेस्ट पे, और बी जो है वो बी कितने चलने लग गया, बी चलने लग गया हमारा इस तरफ 6 मीटर पर सेकंड से। तो इस अप्रोच के हिसाब से अगर मैं आंसर लिखूं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इन वेक्टर फॉर्म, आंसर आ जाएगा -6 i कैप। चमक गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल है। इसी का मेथड नंबर 2 क्या है, इसका मेथड नंबर 2 है कि आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो, ठीक है। मैं ये सब सॉल्व करवा रहा हूं, बच्चों वाली चीजें हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना आज के लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूं, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो तुमको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं सो दैट फ्यूचर में दिक्कत ना आए, ठीक है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 है यहां पे कि आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। और मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करोगे, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यही है, एकदम सिंपल सी कहानी। छाप दो वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ बी, अब ये किसके रिस्पेक्ट में, याद रखना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, -4i कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 2i कैप, कितना हो गया, -6i कैप। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्सनली मैं बोलूंगा कि आप लॉजिकल अप्रोच को फॉलो करो। क्यों, क्योंकि लॉजिकल अप्रोच जो है उसमें आपको समझ में आ रहा है कि आपने कर क्या रहे हैं, ये 6 क्यों आया, कैसे आया 6, ये रुक गया होगा, इसको लगेगा 6 से इसको अप्रोच कर रहा है, वही तो लगेगा, ठीक है। सिमिलरली ये मैथमेटिकल अप्रोच है। अब मैथमेटिकल अप्रोच में आपको समझ में तो आ रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है, आपको ये तो पता है कि ये आंसर कैसे आया, बट सोचना पड़ेगा आपको कि इसमें ऐसा क्यों किया। तो अगर आपको समझना है क्वेश्चन में क्या हो रहा है तो लॉजिकल अप्रोच को अप्लाई करो, ठीक है, और जल्दी आंसर निकालना है तो मेथड 2 को अप्लाई कर लो, मैथमेटिकल अप्रोच। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन दिया होता, थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन दिया होता, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल का जो मोशन है वो 2D में हो रहा होता। अब 2D में मोशन का मतलब क्या है कि पार्टिकल एक्स में भी जा रहा होता, पार्टिकल वाई में भी जा रहा होता। तो ये मेरा ऑब्जर्वर ए है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एक्स और वाई दोनों के अलोंग, ठीक है। इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और इस तरफ जा रहा है 5 मीटर
पर सेकेंड से, और हमारे पास एक ऑब्जर्वर और है बी, ठीक है, वो इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से और इस तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान से देखना, मैंने पूछा यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये निकालना होता। कैसे करते, आपकी इच्छा है जैसे करना चाहो, ठीक है। तो मैं चलो मेथड नंबर 1 लॉजिकल अप्रोच। तो लॉजिकली आप कैसे सॉल्व करते, तो आप बोलते कि हम बी को स्टॉप कर देते हैं। बी को स्टॉप कर देंगे मतलब इसको आप इस तरफ दोगे 3 और इस तरफ दोगे 1। ये समझ में आया, इस तरफ आपने 3 दिया होगा और इस तरफ 1 दिया होगा, तभी तो स्टॉप हुआ होगा। तो क्या बन गया हमारा यहां से फिगर, यहां पे आप देखोगे तो ए कैसा बन गया, ये 3 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया, पार्टिकल हमारा ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। कोई दिक्कत नहीं है, ये है हमारा ए और बी क्या है हमारा, रेस्ट पे है। तो यहां पे आप सिंपल बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी इज व्हाट, 4 जे कैप। और जरा लॉजिकली सोच के भी तो देखो, ये दोनों ही आगे की तरफ जा रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। सोचो अभी बाय में वेलोसिटी नहीं है, बाय में वेलोसिटी नहीं है, 0 मान लेते हैं, ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों ही 3 मीटर पर सेकंड से आगे जाते। तो ए को क्या लगता, बी रेस्ट पे है, बी को क्या लगता है, ए रेस्ट पे है। दोनों ही सेम स्पीड से जा रहे हैं, दोनों दिखते कैसे हैं, एक ए ने बी को देखा, बी ने ए को देखा, दोनों के बीच डिस्टेंस सेम है, उनको लगा रेस्ट पे है। फिर आगे पहुंचे, डिस्टेंस देखा सेम है, तो क्या लगेगा, उनको यही तो लग रहा है कि ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, बी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। अगर दोनों की ये कंपोनेंट 0 मान लेते हैं, 3 होता तो लॉजिकली ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अगर y कंपोनेंट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, x में तो कुछ होना नहीं है क्योंकि रेस्ट में लगेगा, उसको सिर्फ y में ज्यादा वो पार्टिकल का फील होगा, तो उसको लगेगा कि ये जो पार्टिकल है वो सिर्फ y में जा रहा है ऊपर की तरफ। ये समझ में आया, ये अपने आप में 2D मोशन कर रहा है, ये अपने आप में 2D मोशन कर रहा है, लेकिन इसने इसको देखा तो इसको लगा कि ये 1D मोशन कर रहा है। फिर से वही केस आ गया एरोप्लेन वाला कि पायलट था, वो कैसा मोशन कर रहा है, ठीक है, वो मान लो 2D मोशन कर रहा होता, वो क्या कर रहा होता, 2D मोशन कर रहा होता पायलट एरोप्लेन, उसने बॉक्स को फेंका, बॉक्स 2D मोशन कर रहा होता। लेकिन अगर दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होते तो क्या पायलट को लगता है कि वो बॉक्स नीचे कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, 1D मोशन, वही तो दिख रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करने का क्या मैथमेटिकल अप्रोच भी हो सकता है। कैसे करते, तो वेलोसिटी ऑफ, हमको क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, ये है हमारा 3i कैप प्लस 5j कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, ये है 1i कैप प्लस 3i कैप प्लस 1j कैप, यही लिखा हुआ है। तो ये कितना आ गया, 3i कैप कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 4j कैप, वही आंसर आया सेम फिर से। तो ये है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी की कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन की कहानी भी सेम होनी चाहिए, क्या समझ में आ रहा है? मेरे को तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हाँ सेम होगी। फिर से डेरिवेटिव कर देंगे और फिर से डेरिवेटिव कर देंगे तो कहानी फिर से सेम आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूं रिलेटिव एक्सेलरेशन की, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन वही है, हमने क्या बोला कि हमारी जो वेलोसिटी है a विथ रिस्पेक्ट टू b, वो क्या आ गई है, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख देते हैं, g कर देते हैं। क्या करूं मैं, डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड। तो आप क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू b बाय dt वेक्टर फॉर्म में, ये आ जाएगा dv बाय dva बाय dt माइनस dbv बाय dt। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये समझ में आया? फिर से क्या वही कहानी बन गई यहां पे, फिर से क्या कहानी बन गई, अगर इसको मैं लॉजिकली देखूं तो लॉजिकली मेरे को समझ में आ रहा है कि यहां पे ये जो मेरा पार्टिकल है ये अगर इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए, और ये मेरा पार्टिकल है ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ बी,
ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ऑब्जर्वर कौन है हमारा, बी है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर बी है, तो ये इस तरफ अपने आप को प्रोवाइड करेगा ए बी, और इस तरफ भी प्रोवाइड कर देगा ए बी। तो कितना आ जाएगा, ये वही तो आ गया, ये तो आ गया रेस्ट पे, ये तो खुद तो क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। और ये किस तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, आगे की तरफ। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक फिगर बना देता हूं। क्या हुआ, मुझे यहां पे दिखाई दिया कि ए जो है, ए जा रहा है इस तरफ, ए माइनस ए बी, और बी किस पर है हमारा, बी आ गया हमारा रेस्ट पे। ये समझ में आ गया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पोजीशन में तो ये है, आपको पोजीशन निकालनी है तो आर ए माइनस आर बी कर दिया करो। और रही बात वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, तो लॉजिकल अप्रोच फॉलो कर लो। क्या करो, इस पार्टिकल को स्टॉप करो, इसको स्टॉप कर दो ऑब्जर्वर को, और उसको स्टॉप करो, इसके पास जो भी काइनेटिक पैरामीटर है, इसके पास जो भी वेलोसिटी है वो नेगेटिव ऐड कर दो सब में, पूरे सिस्टम में, या इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन है वो भी नेगेटिव ऐड कर दो सब में, ठीक है, और हमारा आंसर निकाल लो। कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब अपन एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। तो अपन एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे हैं एक दो, तो चलो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, एक और सोल्व, ठीक है। कि क्वेश्चन ये होता यहां पे कि हमारे पास एक है पार्टिकल ए, और वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। तो इस तरफ जो पार्टिकल जा रहा है, इसकी दो वेलोसिटीज मान लेते हैं। एक इस तरफ है 6 मीटर पर सेकेंड, और एक इस तरफ है 8 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो है पीछे की तरफ, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और हमारे पास एक और पार्टिकल है बी, पार्टिकल बी जो है वो हमारा इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। समझ में आया। इसके पास दो वेलोसिटी से एक्स और वाई में, इसके पास एक ही तरफ वेलोसिटी एक्स की तरफ, इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप माइनस आई कैप कहलाऊं, इसके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप कहलाऊं। तुमसे पूछा गया काफी सिंपल सा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, हर एक सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। जुगाड़ नहीं लगानी कुछ, आप सॉल्व करो लॉजिकली, मैथमेटिकली जैसे भी करना चाहो। और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, देन एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये सारे टर्म आपसे पूछे जाते, ठीक है। कैसे सॉल्व करते, तो देखो सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करूं, ठीक है, तो मैं ये ए के रिस्पेक्ट में दोनों चीजें निकाल रहा हूं। ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने ए को स्टॉप कर लेंगे, ए हमारा क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो ए आ जाएगा हमारा रेस्ट पे। ध्यान से देखना, अब आपको बार बार बहुत सारे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही फिगर में काम हो जाएगा, ठीक है। ए को मान लिया रेस्ट पे, अगर ये रेस्ट पे है तो इस बी पे देखो क्या होगा, बी के पास पहले तो खुद की वेलोसिटी देखो, इसके पास इस तरफ 3 मीटर पर सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर के पास और ऊपर की तरफ इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो आपको दिया गया है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बी का, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसी कहानी है। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये सारी वेलोसिटी उसने अपोजिट डायरेक्शन में दी होगी, तो उसने इस तरफ वेलोसिटी दी होगी 6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी इस तरफ दी होगी 8 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ ट्रांसफर हुआ होगा कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। इसके पास जो वेलोसिटी है वो उतना ही नेगेटिव ऐड हो जाएगी, तो 6 उधर दोनों में ऐड हुआ होगा, ये तो रेस्ट पे आ गया, उधर 6 चला गया, 8 दोनों में ऐड हुआ होगा, ये रेस्ट पे आ गया, उस पे 8 चला गया, ठीक है। ऐसे ही एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकल अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर रहा, मैं लॉजिकली सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पे अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू ए बात करोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, वो है कितना आ गया यहां पे, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, ये 3 है, ये 6 है, तो कितना आ गया पीछे की तरफ -3 i कैप, और जे कैप में कितना आ गया -8 जे कैप। ये समझ में आ गया होगा।
सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात करूं तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन है हमारा 2i कैप प्लस 2j कैप। कोई समस्या नहीं। अच्छा यहां पे अगर एक और टर्म लिखा होता मैंने E एंड F, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू A, ये निकालो। चलो एक ही पूछ लेता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होता? तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू A कितना है? 0। खुद के हिसाब से तो रेस्ट पे है ना, और यही तो पॉइंट हमने बोला था कि ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा रेस्ट पे मानता है। अगर मैं उसके एक्सेलरेशन की बात कर लूं, एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू A, तो वो भी कितना है? वो भी 0 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू बी, कि विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होने वाला है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व कर लिया मैंने, क्योंकि आपको ऑब्जर्वर कौन चाहिए? बी चाहिए। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व करोगे तो बी होना चाहिए रेस्ट पे, और बी रेस्ट पे होगा तो इसके बाद वेलोसिटी आएगी, कितनी आएगी? इस तरफ आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारा पार्टिकल क्या आ गया? रेस्ट पे आ गया। ये समझ में आ गया, ठीक है। आपको बार बार यहां बनाने की जरूरत नहीं है कि आप क्या करो, आप यहां पे 3 बनाओ, ठीक है, फिर आप इधर 2 बनाओ, वो आपको बनाने की जरूरत है नहीं बार बार। ये रेस्ट पे आपको समझ में आ गया, बस इस पे जाके ऐड कर लो, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ये 6 है, ये 8 है, ये 3 है, तो कितना आ गया? ये आ गया 3i कैप प्लस 8j कैप। एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन आ गया -2i कैप माइनस 2j कैप। और जरा ध्यान से देखो इस आंसर को और इस आंसर को, क्या आप इन दोनों आंसर से ये कंक्लूड कर पा रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is negative of velocity of B with respect to A? मानते हो कि नहीं? और आना भी चाहिए, ये समझ में आया ना? ये आना भी चाहिए था ये आंसर। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है VA माइनस BB, और ये क्या लिखा हुआ है? BB माइनस BA। तो यहां पे आपको एक नेगेटिव साइन लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके दोनों चीजें इक्वल होंगी। बाहर की तरफ है नेगेटिव साइन, चमक गया। सिमिलरली यही रिलेशन है एक्सेलरेशन में, कि एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बाकी आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है वाले फॉर्मूले। चलो तो यहां पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है, और फिर हम लोग और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मोशन की एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा करंट अफेयर्स के ऊपर है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या टीवी देख रहे हो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या है। अभी कुछ दिनों में क्या होने वाला है? भूमि पूजन हो रहा है, राइट, अयोध्या में। तो क्या है, यहां से अपने कुछ एक्साइटेड लोग हैं, ठीक है, तो वो अपना ट्रक लेके जा रहे हैं साथ में, और इस ट्रक के अंदर क्या है? 2 लोग हैं। एक है छोटू और एक है मोटू। 2 लोग ट्रक पे जा रहे हैं, अपना सुपर एक्साइटेड है, बहुत एंथुम है, ठीक है। और दोनों एंथुम में क्या कर रहे हैं? ये जो ट्रक है, लेट्स सपोज ये चला रहे होते वो कितने से? ये चला रहे होते वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। और यहां पे है हमारा कौन? मोटू। मोटू अपना मस्त बैठा हुआ है और ट्रक के ऊपर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रक के ऊपर वो बैठा हुआ है, ट्रक चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन छोटू जो है वो बहुत एक्साइटेड है। छोटू क्या कर रहा है? यहां पे अब राम मंदिर पे जा रहे हैं, तो यहां पे क्या है? यहां पे है पताका, एक फ्लैग है, ठीक है। तो मोटू क्या है? मोटू तो रेस्ट पे है, छोटू बहुत एंथुम है। छोटू ने क्या किया? छोटू थोड़ा सा छोटा सा है, ठीक है। उसने क्या किया? उसने ये जो हमारा पोल है जिसपे ये फ्लैग कनेक्टेड है, उस पोल के ऊपर उसने चलना स्टार्ट कर दिया, और कितने से? 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन वो 1 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में? मोटू ने देखा कि छोटू बहुत एक्साइटेड है,
और क्या कर रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू मोटू। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? छोटू मोटू कहां जा रहे हैं? अपने अयोध्या जा रहे हैं, ठीक है, मंदिर बनाने। तो ट्रक चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ट्रक पे जाएंगे अपना मस्त एंथू में, ठीक है। और ये मोटू जो है वो अपना रेस्ट कर रहा है, उसको ज्यादा एंथू नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन छोटू बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो उसने क्या किया, वो पोल के ऊपर चलना स्टार्ट कर गया कि चलो ठीक है, यहां खड़े होकर देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो वो चल रहा है ऊपर 1 मीटर पर सेकंड से। अब तुमसे पूछा गया यहां पे कि ये बताओ, फाइन, सिंपल सी कहानी पूछ लेते हैं, वेलोसिटी पूछ लेते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मोटू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि ये जो रेस्ट पे है वो ट्रक के ऊपर रेस्ट पे है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मोटू विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक भी पूछ लेते, चलो। और क्या पूछ लेते हैं? और पूछ लेते हैं आपसे वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू मोटू, तो आपको पता है 1 है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ लेता हूं। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम लोग बात करें एक और, वेलोसिटी ऑफ मोटू विथ रिस्पेक्ट टू छोटू, ये 4 पार्ट है। सॉल्व करने का टाइम मिलेगा 2 मिनट, तो 2 मिनट में फटाफट सॉल्व करो। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी इच्छा है लॉजिकली करो, फॉर्मूला यूज करो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर सॉल्व करो फटाफट। चलो सॉल्व कर लिया होगा। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है? m जो है, अगर मैं m के बारे में बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, तो m हमारा जो है, हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बात कर रहे हैं। तो m हमारा जो है, क्या वो ट्रक के ऊपर बैठा हुआ है? तो ट्रक चल रहा है अगर 10 मीटर पर सेकंड से, तो क्या हमारा m भी 10 मीटर पर सेकंड चलेगा? बिल्कुल, ये ट्रक के ऊपर बैठा हुआ है, जितना ट्रक चलेगा उतना ये आगे चल जाएगा। काफी अच्छी बात है मोटू। अब हम बात करते हैं छोटू की। तो छोटू की अगर मैं बात करूं तो देखो, छोटू मोटू के रिस्पेक्ट में कितने से जा रहा है? ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। और अगर मैं यहां बात करूं, सिंस ट्रक जा रहा है हमारा आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये हमारा छोटू जो है वो आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या मुझे ऐसे दिखेगा? बिल्कुल, ये समझ में आया? कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे आपने देखा मोटू जा रहा है आगे 10 मीटर पर सेकंड से, और मोटू के रिस्पेक्ट में देखो क्या ये 1 मीटर सेकंड से ऊपर जा रहा है? बिल्कुल, देख लो, इसको रेस्ट पे लाओ, 10 पीछे दो, ऊपर हो जा रहा है 1 से, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मैं यहां पे आंसर्स की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ मोटू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज व्हाट? 10 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ मोटू विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक बात करूं तो कितना है? 0। और क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करूं तो वो कितना है? वो है हमारा 10 आई कैप प्लस 1 जे कैप। और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ मोटू विथ रिस्पेक्ट टू छोटू, तो कैसे करोगे? तो आप इसको रेस्ट पे ले आओगे, इसको रेस्ट पे ले आओगे, तो यहां आप प्रोवाइड करोगे 10 और नीचे प्रोवाइड करोगे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा -1 जे कैप। और लॉजिकली भी सोच के देखो, अगर मोटू को छोटू दिख रहा है ऊपर जाते हुए 1 मीटर से, तो छोटू को मोटू कहां दिखेगा? नीचे जाते हुए दिखेगा 1 मीटर पर सेकंड से। भैया है, ठीक है। तो आई होप ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी, ठीक है। इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, काफी सिंपल चीजें हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि रिलेटिव मोशन में हम लोग बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2। डिफरेंट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप मोशन की स्टडी कर रहे होगे, ठीक है। और यहां पे फिर हमने बात की रेफरेंस फ्रेम की, जिसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं कभी, ठीक है। और देन हम लोगों ने बात की रिलेटिव काइनेमेटिक पैरामीटर्स, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो जरा कंक्लूजन देख लेते हैं हम लोग। और कंक्लूजन जो है वो मैं वेलोसिटी की फॉर्म में लिख दूं, वेलोसिटी की फॉर्म में लिख दूं, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा? पोजीशन।
तो मैं वेलोसिटी के फॉर्म में ले देता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो हमने क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट तो ये देखा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर with respect to himself or herself is always zero। ऑब्जर्वर खुद के रिस्पेक्ट में तो हमेशा रेस्ट पे ही है, खुद के रिस्पेक्ट में तो हमेशा किस पे है, रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी कैसी आएगी, जीरो आएगी। एंड थर्ड पॉइंट कि अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी निकालना है तो इसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। ऐसे कैसे बोल दिया, देखो अगर आप बात करोगे इसके बारे में, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, प्लस ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। ये कैंसिल हो गया तो क्या बना, ये बन गया वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। यही तो होता है VAC। ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल प्रूफ। अगर आप इस चीज को समझना चाहो तो इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो लॉजिकली। अभी जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, हमें छोटू की वेलोसिटी निकालनी थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। आपको निकालना था यहां पे वेलोसिटी ऑफ, इसी एग्जांपल में बता रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना था। तो आप इसको क्या लिख सकते थे, आप इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू मोटू प्लस वेलोसिटी ऑफ मोटू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या इस लॉजिक से यही चीज बनती है, देखो सीक्वेंस याद रखना, ए से बी फिर बी से सी। आपको जाना कहां है, ए से सी जाना है, तो ए से बी, बी से सी। यहां क्या जाना है, सी से जी जाना है, तो सी से एम, एम से जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आप बात करोगे तो वेलोसिटी ऑफ छोटू विथ रिस्पेक्ट टू मोटू कितना था, 1j कैप, और वेलोसिटी ऑफ मोटू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, 10i कैप। क्या यही आंसर नहीं है, ये तो आंसर है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो 10i कैप प्लस 1j कैप, तो सेम चीज लिखी हुई है, लॉजिकली समझ सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसी फॉर्म को थोड़ा और डिटेल में लिखूं, ये जो फॉर्म लिखी हुई है ना, इस फॉर्म को आप चाहो तो और अच्छे डिटेल में लिख सकते हो। क्या है वो ये फॉर्म, इस फॉर्म का आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी, अगर आपको लिखना है तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू डी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, प्लस डी विथ रिस्पेक्ट टू ई, एंड पे क्या आ जाएगा, यहां पे चलो विथ रिस्पेक्ट टू क्यू निकाल लेते हैं, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। ये समझ में आया क्या लिखा है, नहीं समझ में आया तो ऐसे एक्सपांड कर लो, ए माइनस बी हो जाएगा, बी माइनस सी, ठीक है, फिर सी माइनस डी, तो क्या होगा, ये सारे टर्म कट जाएंगे, ये सारे टर्म कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले दो टर्म, एक इनिशियल का ए और एक फाइनल का क्यू। तो वही तो है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। समझ में आ गया, चलो ये छाप लेते हैं। चलो अब हम अपन लोग बात कर रहे हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में, कि अभी हमने जो पढ़ा है इसकी जरूरत क्या थी, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव मोशन अगर हम लोग नहीं पढ़ते तो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो रिलेटिव मोशन से क्या है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने ऑब्जर्व किया, आपने एक मोशन ऑब्जर्व किया विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है, तो हो सकता है कि विथ रिस्पेक्ट टू सी मोशन जो है वो काफी अच्छा हो रहा हो और आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये जरा समझते हैं, ठीक है। तो हम इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। और एप्लीकेशन में हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, वो है हमारा कोलिजन के, कि जो कोलिजन के जो क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटिव मोशन से काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्या है कोलिजन के क्वेश्चंस, जैसे लेट्स सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कुछ एक कार दी होती, ये है हमारे पास कार ए, ये इस तरफ चल रही है 15 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, और एक है हमारे पास इस तरफ कार बी, और ये जो मूव कर रही है, ये कार मूव कर रही है हमारी, ये भी कांस्टेंट स्पीड से
5 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर और दोनों रोड पे आमने सामने चल रही है, तो पक्का है कोलिजन होगा। अब सवाल ये पूछा कि ये बताओ कोलिजन कितने टाइम बाद होगा। ठीक है, ये जो कहानी है ये कहानी है t = 0 की। बोला गया कि कोलिजन कितने टाइम बाद होगा और आपसे पूछ सकते हैं कि कोलिजन किस पोजीशन पे होगा, आप ये भी बताओ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे? जैसे आपसे पूछा जाता फाइंड टाइम टेकन फॉर कोलिजन, कोलिजन होने में कितना टाइम लगा, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो हमको पहले से पता है, और क्या है वो जो हमारा तरीका है वो है कि फाइनल पोजीशन ऑफ ए एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बी सेम होनी चाहिए अगर कोलिजन हो रहा है तो। ठीक है, और हम मान लेते हैं कब हम बात कर रहे हैं, t = t0 पे कोलिजन हो जाता है, तो t = t0 पे दोनों की फाइनल पोजीशन कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब आपको पोजीशन लिखनी है तो क्वेश्चन में ओरिजिन आपकी मर्जी, आप कहीं भी मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओरिजिन कहीं भी मान लोगे उससे आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो मैं मान लेता हूं ओरिजिन ये है। अगर ओरिजिन ये है तो पोजीशन ऑफ ए क्या है, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन कितना है, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा टाइम t0 में, वो हो जाएगा 15 t0 इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है, इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी आ जाएगी, +100 प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट, और इसका डिस्प्लेसमेंट है -i कैप के अलॉन्ग, तो माइनस आ जाएगा -5 t0। कोई समस्या है इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया तो तुम्हारा क्या बन गया, ये बन जाएगा 15 t0 इज इक्वल टू 100, सॉरी एक सेकेंड, 20 t0 है ना, 20 t0 इज इक्वल टू 100। तो t0 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिवाइड बाय 20। बोले तो 5 सेकेंड बाद कोलिजन हो जाएगा, और 5 सेकेंड बाद कोलिजन हो जाएगा। हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ये एक तरीका था सॉल्व करने का जो कि हमको पहले से पता है। ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, ये जो मैंने सॉल्व किया है, ये मैंने सॉल्व किया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब जरा सोच के देखो कि जो कोलिजन हुआ है, ठीक है, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ए बात करता तो क्या फिर से टाइम सेम लगता? देख लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू मेथड नंबर 2, आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व मत करो, आप ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो। तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप ए सॉल्व करोगे तो ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ए होना चाहिए आपका रेस्ट पे। ए कैसे होना चाहिए, ए आपका होना चाहिए रेस्ट पे, तो ए तो आ गया हमारा रेस्ट पे, और यहां से 100 मीटर का डिस्टेंस है, और ये है हमारा बी। और बी कितने से मूव कर रहा होगा, तो बी देख लो, आप क्या करोगे, इसको स्टॉप करोगे, इसको स्टॉप करोगे तो 15 इस तरफ ऐड करोगे, और इस तरफ 15 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 15 20 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया? ये t = 0 की कहानी है विथ रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान से सुनना। अब क्या हो गया, ए तो रेस्ट पे है, बी को आके कोलिजन करना है, बी को आके कोलिजन करना है। तो बी कितने टाइम में पहुंच जाएगा, जितने टाइम में बी 100 मीटर कवर कर लेगा उतने टाइम में पहुंच जाएगा। तो t = 0 पे यहां है, तो t = t0 की अगर मैं बात करूं तो t0 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, 5 सेकेंड। ये समझ में आया? और विथ रिस्पेक्ट टू ए भी 5 सेकेंड आया, और वो आंसर आना इत्तेफाक नहीं है, वो आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि चाहे तो आप ग्राउंड पे बैठ के देखो, ये दो कार जा रही हैं, मैं यहां सामने ग्राउंड पे बैठ के चाय पी के देख रहा हूं उन दोनों को, ठीक है, तो भी तो मुझे लगेगा 5 सेकंड बाद कोलिजन हुआ। चाहे मैं इस कार के अंदर बैठ के देखता तो भी 5 सेकंड बाद कोलिजन होता, चाहे मैं कार बी के अंदर बैठ के ऑब्जर्वेशन करता तो भी कोलिजन 5 सेकंड बाद होता। ये समझ में आया? तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप ऑब्जर्वेशन ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो कि बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आंसर तो आपका सेम ही आना है। क्या सेम आना है? टाइम ऑफ कोलिजन, क्योंकि टाइम तो देखो तीनों फ्रेम में सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है कि नहीं? तो ये जो है हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं कि टाइम ऑफ कोलिजन आपको निकालना है, तो इस तरीके से सॉल्व करने में मेहनत है, ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ी सी मेहनत है, आपको लिखना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं इसमें तो मेहनत है ही नहीं, इसमें तो आप ओल्डली सॉल्व कर सकते हो बिना पेन यूज किए। बस ये देख लो, इसको स्टॉप करूंगा तो क्या होगा, इसको मैंने स्टॉप किया तो क्या हो जाएगा, ये 20 से आएगा, ये 20 से आ जाएगा,
और कितना कवर करना है 100/20 आंसर आ गया। ये चमका, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं, थोड़ी और अच्छी फील आएगी इस पे, और फिर अपन देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर लेता मोशन अंडर ग्रेविटी 1D में, ये एक हाइट, ये हाइट है हमारी कितना 200 मीटर, या चलो 100 मीटर ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइट 100 मीटर है, और हमने क्या किया, हमने यहां से ऊपर से एक पार्टिकल को इस तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, कोई दिक्कत नहीं, और एक पार्टिकल को हमने इस तरफ फेंका 30 मीटर पर सेकंड से। अब आपको बताना है कि ये बताओ टाइम ऑफ कोलिजन, ये ए है, ये बी है, आपसे पूछा जाए फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन, कितने टाइम पे कोलिजन होगा। क्या निकाल सकते हो आप? बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आप क्या करो, आप कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन यूज कर लो। आप बोल दो कि हम सॉल्व कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, मान लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व करता हूं मैं, और विथ रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व करूंगा तो यहां पे ये तो आ जाएगा रेस्ट पे, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा रेस्ट पे, और बी के रिस्पेक्ट में मेरे को क्या लगेगा, बी के रिस्पेक्ट में ध्यान से देखेंगे तो ये हाइट है 200, बी के रिस्पेक्ट में मेरे को लगेगा ये जो मेरा पार्टिकल है 30 नीचे ऐड करूंगा। इसको रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना चाहिए, इसको रेस्ट पे लाने के लिए यहां मुझे 30 ऐड करना पड़ेगा, यहां मुझे 30 ऐड करना पड़ेगा, तो ये पार्टिकल मेरा कितने से आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, और ये मेरा यहां पे बी जो है वो रेस्ट पे। और क्या, यहां पे तो ए और बी दोनों के पास एक्सेलरेशन भी है, तो आपको एक्सेलरेशन भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो, यहां पे इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आपने इसको रेस्ट पे लेके आए तो क्या ये g मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये g मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल। जब आपने बोला कि ये मेरा पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ गया है, तो आपने g भी तो प्रोवाइड किया ऊपर की तरफ, आपने g भी तो प्रोवाइड किया एक्सेलरेशन की फॉर्म में ऊपर की तरफ, सब कुछ आप नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड कर देते हो। तो इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया है 0, विथ रिस्पेक्ट टू बी ही बात हो रही है, ये समझ में आ गया। मतलब ये मेरा पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको 200, टाइम की बात कर रहे हैं, 200 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है 50, कितना लग गया इसको 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद कोलिजन हो जाएगा। ये चमक गया। अब क्वेश्चन में और क्या पूछ सकते हैं, तुमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए कौन है, चलो बी मान लेते हैं, बी की बात कर लेते हैं, या एक ही कर लो, तुम्हारी इच्छा है। पोजीशन ऑफ ए जस्ट बिफोर कोलिजन, हमको निकालना है फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये सॉल्व करने से पहले जरा मैं करेक्शन कर दूं, यहां पे मैंने 100 हाइट दी हुई है, तो यहां पे ये 100 आ जाएगा, 200 नहीं है, ठीक है। तो कितना टाइम लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो सॉल्व करेंगे, देखो तो आप टाइम ऑफ कोलिजन जो निकाल रहे हो उसके लिए आप यूज करो क्या, उसके लिए आप यूज कर सकते हो टाइम ऑफ कोलिजन के रिलेटिव मोशन, लेकिन अब हमको निकालना है पोजीशन या वेलोसिटी, तो अब आप नॉर्मली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, क्योंकि जो मैंने पूछा है वो मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो अब हमें आंसर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने हैं, ठीक है। हमें आंसर तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखने हैं सारे के सारे, लेकिन हमें टाइम निकालने में आसानी होती है विद रिस्पेक्ट टू ए या बी, जल्दी निकल आता है। तो कैसे करेंगे, तो यहां पे देखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकालना है, कुछ नहीं दिया मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बात कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और 2 सेकंड बाद मेरा पार्टिकल यहां कहीं होगा और यहां कहीं होगा, तो यहां पे पार्टिकल के पास 2 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, 20 और बढ़ जाएगी, तो यह आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल ने 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये देखो ये कितना जाएगा 30 + 50/2 × 2,
एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू टाइम टेकन, यही करते हैं। तो कितना आ गया 80 मीटर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर। ये समझ में आया। तो अगर आप लिखना चाहो लास्ट वाले पार्ट का आंसर तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिख सकते हो यहां पे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए वो है नीचे की तरफ कितना -50 मीटर पर सेकेंड। और क्या लिख सकते हो, और इसकी आपको पोजीशन लिखनी है तो पोजीशन ऑफ ए, इसको आप लिख सकते हो लैंग्वेज की फॉर्म में कितना 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर है, या आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि 80 मीटर फ्रॉम द रूफटॉप, वो आपकी इच्छा है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब यहां पे जब आप कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर आप लगा रहे हो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, तो एक छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर आप गलत निकाल के आ जाओगे। क्या याद रखना है, तो ये ध्यान से सुनो। मान लेते हैं जैसे कि ये हमारे पास एक बिल्डिंग होती, ठीक है, और इसकी हाइट ले लेते हैं हम लोग 200 मीटर। और यहां पे ये पार्टिकल ए है, इसको मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंका और इसको मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन फिर से पूछा गया, तो फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन कैसे निकालोगे, तो यहां पे अगर आपको कोलिजन का टाइम निकालना है तो आप क्या करो, आप विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी सॉल्व कर लो। चलो मैं विथ रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व कर लेता हूं फिर से, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व करूंगा तो विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू बी ये जो मेरा पार्टिकल है ए, ये नीचे की तरफ आएगा 20 मीटर पर सेकेंड से, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। इसको कितना हाइट कवर करना है, 200 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलोगे कि जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 20, 10 सेकेंड। तो आप आंसर लिख दोगे टाइम ऑफ कोलिजन क्या है, 10 सेकेंड, ठीक है। ये जो आंसर है वो गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि हमें बात करनी है पार्टिकल के मोशन की। और जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 बोलूं तो क्या ये t0 बोल देता हूं, ठीक है। ये जो आंसर है वो गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो t0 है वो ग्रेटर देन आ गया t1, मतलब मेरा पार्टिकल 2 सेकंड में नीचे आ जाएगा। ये समझ में आया, मेरा पार्टिकल 2 सेकंड में नीचे आ जाएगा और कोलिजन हो रहा है 10 सेकंड बाद। और हमें बात करनी है कोलिजन इन द एयर, हवा में कोलिजन की बात करनी है। 2 सेकंड बाद पार्टिकल यहां आके से टकरा गया और इससे टकरा गया, तो अब मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि क्या होगा। अब मुझे ये नहीं पता है कि वो पार्टिकल यहां के रुक गया या वापस बाउंस बैक किया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो हम बोलेंगे कि यहां पे कोलिजन नहीं होगा। या तो क्वेश्चन में हमें लिख के देते कि क्या हो रहा है, बाउंस बैक नहीं लिख के दे रहे, तो हमने बोला कि अगर जो कोलिजन होना है 2 सेकंड के अंदर होना है। 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है हमें नहीं पता ही नहीं है क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो अगर 2 सेकंड के अंदर कोलिजन हो गया तो हम कोलिजन मानेंगे, नहीं हुआ तो नहीं मानेंगे। ये समझ में आया। तो यहां पे ये जो कोलिजन है तो हम बोलेंगे यहां पे नो कोलिजन इन मिड एयर, हवा में कोई कोलिजन नहीं हुआ होगा। तो ये छोटी सी चीज याद रखना कि इससे आप सॉल्व करोगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, तो ये तो हमेशा एक आंसर निकाल के दे देगा। आपको अपनी समझदारी लगानी है कि वो कोलिजन होगा कि नहीं होगा। कैसे लगानी है समझदारी, आप टाइम निकालो और अगर वो टाइम ऑफ फ्लाइट, वो जो टाइम आ रहा है वो t1 और t2 दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट से कम आ रहा है, इसका मतलब कोलिजन हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये पार्टिकल हवा में है और ये पहुंच गया नीचे। मान लो कोलिजन होता 5 सेकंड में और ये 6 सेकंड में नीचे आ रहा है और ये 4 सेकंड में नीचे पहुंच गया, तो क्या कोलिजन होगा? नहीं, ये तो पहले पहुंच गया नीचे। तो ऐसा भी नहीं होगा। ये समझ में आया? चलो, काफी अच्छी बात है। ये हमको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये है एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर है, और यहां से ऊपर से बॉल ए को हमने ड्रॉप किया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और
नीचे से हमने बॉल बी को प्रोजेक्ट किया है ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकंड से, बोला गया है टाइम ऑफ कोलिजन बताओ, कब कोलिजन, कब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, सेम ही लाइन के लॉन्ग जा रहे हैं तो कोलिजन होगा पक्का। कब कोलिजन होगा वो पूछा गया है, और ये पूछा गया है कोलिजन किस पोजीशन पे हो रहा है, आपको पोजीशंस भी निकालनी है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे दो कार है ए और बी। अब देखो ये है 50 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड चल रही है, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे तरफ जा रहा है और इसके पास एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा, हमें अब बोला गया कोलिजन होगा कि नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन में कोलिजन हो रहा है तो आपसे पूछा गया टाइम टेकन निकालो। इस क्वेश्चन में कोलिजन नहीं हो रहा है तो आपसे पूछा गया है मिनिमम सेपरेशन निकालो। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करो। 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा आपको 5 से 6 मिनट का। सॉल्व करो फटाफट। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो इन जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है इनको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। तो आपको यहाँ रिलेटिव मोशन अप्लाई करना है, आपको उसकी जल्दी सॉल्व करना है। तो आप क्या करो, इसको स्टॉप कर दो और बी को स्टॉप कर दोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू बी आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा कि ये जो पार्टिकल ए है आपका, ठीक है, पार्टिकल ए आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और एक्सेलरेशन कितना आ गया 0, और कहां पहुंचना है, इसको ए पे पहुंचना है, तभी जाके कोलिजन हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि बी यहां पे, सॉरी कहां पहुंचना है, ग्राउंड पे पहुंचना है, बी यहां पे रुका हुआ है रेस्ट पे। तो टाइम ऑफ कोलिजन कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ कोलिजन आएगा, डिस्टेंस कितना है 50 मीटर डिवाइड बाय कितनी स्पीड है 50, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद कोलिजन हो जाएगा। अब आपको निकालनी है पोजीशंस, तो पोजीशंस निकालने के लिए आपको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करो, और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करोगे तो क्या करो, 1 सेकेंड बाद पार्टिकल यहां कहीं पहुंच जाएगा, पार्टिकल बी यहां पहुंच जाएगा, और पार्टिकल ए जस्ट से कोलिजन करने आ गया तो पार्टिकल ए भी इसी के पास में है, तो अपन अलग कलर का चौक यूज कर लेते हैं ये, ठीक है। तो यहां पे है हमारा पार्टिकल ए। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे बी के बारे में बात करेंगे तो बी की स्पीड कितनी है 30, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा इसने, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा 35 मीटर। ये समझ में आ गया, ठीक है, 1 सेकंड में। तो यहां से अगर हम पोजीशन की बात करें तो पार्टिकल ए और बी कहां पे हैं, ये है ग्राउंड से एट अ हाइट ऑफ 35 मीटर, ठीक है। तो पोजीशन क्या है, वो है कि एट अ हाइट ऑफ 35 मीटर फ्रॉम ग्राउंड से इतनी हाइट पे होंगे, और ऊपर से डिस्टेंस देखना है तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 15 मीटर। आप चाहो तो निकाल के देख लो, ठीक है, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहां पे कोलिजन होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, हम इसके स्टॉप कर देते हैं, हम बी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, और बी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो इस तरफ आपको मिलेगा ये 10 और इधर पीछे मिलेगा एक्सेलरेशन कितने का, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं जो मेरा पार्टिकल ए है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, तो यहां पे ये जो आपका पार्टिकल ए है वो जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और पीछे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे है हमारा कौन, पार्टिकल बी। बीच में डिस्टेंस कितना है 75 मीटर। अब सवाल यह है कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा, तो कैसे सॉल्व करना है। तो देखो अगर सवाल इतना होता कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सिंपल से सॉल्व करना है। जरा सोच के देखो, ये पार्टिकल 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है, रिटार्डेशन कितने से है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कितने टाइम में रुकेगा, ये पार्टिकल रुकेगा 10 सेकंड में, और 10 सेकंड में रुकेगा तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 10 सेकंड में अगर मैं डिस्टेंस देखूं कितना कवर कर लेगा, तो जो D10 आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा, इनिशियल है 40, फाइनल 0 डिवाइड बाय 2, टाइम टेकन 10 सेकंड, यही लगा, ये हो जाएगा 20, कितना आ गया 200 मीटर आ गया, मतलब 75 मीटर तो इसने पक्का कवर कर लिया होगा, मतलब कोलिजन पक्का हो चुका होगा। ये समझ में आ गया। तो ये तो कंफर्म है कि कोलिजन तो हो चुका है, हमारा पार्टिकल 10 सेकंड में तो इससे भी आगे पहुंच गया है, तो पक्का है कि इसने यहां कहीं कोलिजन कर लिया होगा।
अब सवाल यह है कि कोलिजन करेगा, मानते हो कि नहीं? तो यहां से कोलिजन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ कोलिजन तो होने ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर कोलिजन होगा तो कोलिजन कितने टाइम में होगा? तो आप ये देखो, इस पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचना है, जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में कोलिजन हो जाएगा। तो हम यहां पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई कर दें। s कितना है हमारा 75 मीटर कवर करना है पार्टिकल को, u कितना है 40, टाइम लगा t नॉट माइनस हाफ या प्लस हाफ, a कितना है -4 t नॉट स्क्वायर, यही बना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा 2। तो यहां से क्या इक्वेशन बन जाएगी अगर आप ध्यान से देखोगे? अच्छा गंदा ही सॉल्यूशन है, कोई अच्छा सॉल्यूशन आया नहीं है, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहां से बन जाएगी ये 2 t नॉट स्क्वायर, ठीक है, -40 t नॉट प्लस 75 इक्वल टू 0। यहां से इसको सॉल्व करने पर अच्छा सॉल्यूशन आ नहीं रहा है, तो इससे जो टाइम की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो गंदा सा आंसर आ रहा है, निकाल लें क्या? चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस AC कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आंसर आने वाला है आपका। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 10 प्लस माइनस यहां से कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा आपका √250, ठीक है। तो 250 कितना हो जाएगा? 250 आप करना चाहो तो ये आ जाएगा आपका 5√10 डिवाइड बाय 2, ये आंसर है। ये आंसर आ गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये जो आंसर है क्या आया है इसको ध्यान से लिख लो। ये जो आंसर आया है इसके दो आंसर आए हैं, एक आया है 10 माइनस 5√10 बाय 2 और एक आया है 10 प्लस 5√10 बाय 2। ये दो आंसर आ गए T1 और T2। कौन सा आंसर होगा हमारा? ये वाला आंसर होगा, क्योंकि पार्टिकल 10 सेकंड से पहले कोलिजन कर रहा है। बताया था मैंने 10 सेकंड में पार्टिकल रुक जाएगा और 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 200 मीटर। हमको कितना कवर करना है? 75 मीटर। तो जो कम वाला टाइम है वो हमारा सॉल्यूशन होगा, ये वाला सॉल्यूशन नहीं होगा। पार्टिकल यहां पे कोलिजन कर चुका होगा। समझ में आया? तो आप दो टाइम निकालो, जो टाइम आपका कम टाइम आ रहा है वही आपका सॉल्यूशन होगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहानी सुनते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पे आप क्या करो, आप इसको स्टॉप कर दो। इसको स्टॉप कर दोगे, ठीक है, तो आपको 5 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ मिल जाएगा। तो हमारा जो पार्टिकल है वो कितने से जा रहा होगा? अगर हम लोग बात करें हमारा पार्टिकल कितने से जा रहा है, तो हमारा पार्टिकल जो है ये है पार्टिकल A और ये इस तरफ जा रहा है कितना? 10 मीटर पर सेकंड से, और पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो दूसरी कार है वो कहां पे रखी हुई है? वो इधर कहीं रखी हुई है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं स्टॉपिंग टाइम कितना आएगा, ठीक है, कि कितने टाइम में रुक जाएगा। तो स्टॉपिंग टाइम अगर हम लोग देखें तो वो आ जाएगा पार्टिकल का 10 मीटर पर सेकंड है, इसको 2 के रेट से कम करोगे तो क्या 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? बिल्कुल। तो 5 सेकंड में हमारा पार्टिकल रुक जाएगा। और 5 सेकंड में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? पार्टिकल देखो यहां से आगे जाएगा, ठीक है, 5 सेकंड में आगे पहुंच गया। हमारी कार जो है वो मान लेते हैं कि t=5 पे यहां पहुंच गई, तो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। ये समझ में आया? तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? S5। तो वो आप लगा लो, u कितना है? 10 है, v कितना है? 0 डिवाइड बाय 2, टाइम टेकन 5 सेकेंड। कितना आ गया ये आ गया 25 मीटर। 25 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो कार है, सिंस इसके पास इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी तो 0 है लेकिन एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ, तो अब ये कार क्या होगी? अब ये कार पीछे की तरफ आएगी। यहां पे ब्रेक अप्लाई नहीं किया हमने, यहां पे रिटार्डेशन है, तो ये कार क्या है? पीछे की तरफ आएगी। और कार पीछे की तरफ आएगी तो जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा? फिर से बढ़ जाएगा। देखो पूरे मोशन में क्या हुआ, ये कार इसके पास आ रही है, सेपरेशन कम हो रहा है, यहां तक आई, फिर उसके बाद कार जो है पीछे जाना स्टार्ट कर दी। अगर कार इसके बाद पीछे जाना स्टार्ट कर दी तो मिनिमम सेपरेशन का हुआ, इसी टाइम पे तो हुआ,
ये समझ में आया? तो मिनिमम सेपरेशन हुआ हमारा t इक्वल टू 5 पे, और t इक्वल टू 5 पे मिनिमम सेपरेशन कितना आया? तो हमने बोला ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा 25 मीटर। तो यहां पे जो अगर आप मिनिमम सेपरेशन की बात करोगे तो मिनिमम सेपरेशन आ गया आपका 40 माइनस 25, कितना आ गया? 15 मीटर। आई थिंक सारी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो इसके बाद थोड़े और क्वेश्चन है वो करते हैं। ये 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, ठीक है। यहां पे कार ए और बी है, इनिशियल डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर है। यहां पे पूछा गया मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, ठीक है। ऐसा ही एक सवाल और है जहां पे मैंने बस इसको एक्सलेट करवाया, उसको कॉन्स्टेंट से मूव करवाया है। आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा एक क्वेश्चन यहां पूछा गया मैक्सिमम सेपरेशन। तो अब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में, अगर आप रिलेटिव मोशन से सॉल्व करोगे, कि यहां पे मैंने मिनिमम क्यों पूछा है और यहां पे मैंने मैक्सिमम क्यों पूछा है। मैक्सिमम कब पूछा है? देखो ए बी को पक्का कैच कर लेगा, लेकिन कैच करने से पहले क्या है मैक्सिमम सेपरेशन वो पूछा गया है कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन है पैरेलल ट्रैक्स पे मूव कर रही है, 30 मीटर पर सेकंड, 70 मीटर पर सेकंड। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 400 मीटर। इसकी लेंथ 40 मीटर है इस ट्रेन की, और इस ट्रेन की लेंथ है 60 मीटर। दोनों ट्रेन को एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करना है। पूछा गया टाइम टेकन कितना होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करो, टाइम मिलेगा 5 से 6 मिनट। चलो सॉल्व कर लिया होगा। क्या करेंगे, यहां पे इसको स्टॉप कर दूंगा, इसको स्टॉप कर दूंगा तो इसके पास पीछे की तरफ रिटार्डेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इतने का रिटार्डेशन आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा पार्टिकल का, अगर मैं टी स्टॉपिंग की बात करूं तो टी स्टॉपिंग क्या है, कितने टाइम बाद पार्टिकल रुकेगा? तो वो है 30 है, 5 की रेट से कम करना है तो 6 सेकंड में जाके हमारा पार्टिकल रुकने वाला है। और अगर मैं बात करूं 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, तो देखो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो आ जाएगा 30 + 0/2 इंटू टाइम टेकन 6, ये आ गया 3। तो कितना कवर कर लेगा? 90 मीटर ही कवर कर पाएगा। ये समझ में आया? ये कार जो है, ये कार पहले t = 6 तक आगे जाएगी, फिर t = 6 के बाद ये कार पलट के पीछे जाने लग जाएगी। ये समझ में आया कैसा मोशन होगा? तो यहां तक आएगी कार, उसका पीछे जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये जो सेपरेशन है वही तो है मिनिमम सेपरेशन। ये चमका, और ये डिस्टेंस कितना है? तो आपने बोला ये डिस्टेंस हमने कितना कवर कर लिया? 90 मीटर कवर कर चुके हैं। तो बच्चा कुछ रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 410 मीटर। मतलब मिनिमम सेपरेशन कितना है? 410। इससे ज्यादा पास हम नहीं जा सकते उस कार के। समझ में आया? ऐसा कुछ मोशन होगा। यहां अगर मैं बात करूं इस वाले केस में, तो आप किसी एक ट्रेन को स्टॉप कर दो। मैं इस ट्रेन को स्टॉप कर देता हूं। इस ट्रेन को स्टॉप किया तो यहां पे इसके पास और कितना आ गया? इस तरफ 70 मीटर पर सेकंड और आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस ट्रेन को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है, अगर उसे कंप्लीटली क्रॉस करना है। और कंप्लीटली क्रॉस करने का मतलब क्या है कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन देखो कैसे फिगर बनेगा इसका, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे इस ट्रेन का जो फिगर है वो ऐसे आ जाएगा। कंप्लीटली क्रॉस करने का मतलब यही होता है, कितना था? 40 मीटर। क्या ट्रेन ने अब कंप्लीटली क्रॉस किया है? तो इसको हम बोल देते हैं t = 0, और ये है हमारा ट्रेन का हम कोई एक पॉइंट पकड़ते हैं। अगर आपको ट्रेन के मोशन को एनालाइज करना होता है, अगर आपको कार की लेंथ दी हुई है, ट्रेन की लेंथ दी हुई है, तो आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, उसके मोशन को एनालाइज कर लो। मैंने पकड़ा फ्रंट वाला पॉइंट जहां पे ड्राइवर बैठा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने पकड़ा, हमने इस पॉइंट को एनालाइज किया, पॉइंट पी को। पहले पॉइंट पी यहां पे है, फिर पॉइंट पी यहां पे है। तो पॉइंट पी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट पी ने ये डिस्टेंस कवर किया है, और ये डिस्टेंस कितना है? ये है 400, ध्यान से देखना, 400 + 60 + 40। तो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल? ये टोटल डिस्टेंस हो गया 500 मीटर। तो अगर मैं बात करूं टाइम टेकन की, तो टाइम टेकन कैसे निकालेंगे? तो वो हम बोलेंगे काफी सिंपल है। टाइम टेकन आ जाएगा, पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 500 मीटर। किस स्पीड से? 100 मीटर पर सेकंड। तो कितना टाइम लग गया? 5 सेकंड।
समझ में आया क्या हुआ क्वेश्चन में? सिमिलरली हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सिमम सेपरेशन। देखो क्यों है, अगर मैं इसको स्टॉप करूं, इसको स्टॉप करूंगा तो ये 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जाएगा। मतलब क्या है कि ये कार पहले जाएगी पीछे, ये समझ में आ रहा है? ये कार पहले जाएगी पीछे, और कब तक पीछे जाएगी? तो ये जाएगी t=5 तक, क्योंकि आपका यहां पे टी स्टॉपिंग कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 5 सेकेंड। ये समझ में आया? तो पहले t=5 तक यहां पे जाएगी, और फिर उसके बाद ये कार अब आगे चलने लग जाएगी। तो अगर मैं बात करूं यहां पे मैक्सिमम सेपरेशन की, तो क्या मैक्सिमम सेपरेशन मेरा इससे ये आया? ये समझ में आया? तो मैं यहां पे अगर निकालूं S5, पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5 सेकंड में, तो कितना कवर किया? 10 + 0/2 इंटू टाइम टेकन 5, कितना आ गया? 25 मीटर। तो कितना डिस्टेंस हो गया? तो ये हो गया हमारा 60 मीटर, और ये कितना कवर कर चुका है? 25 मीटर। तो मैक्सिमम सेपरेशन कितना आ गया? तो हमारा जो मैक्सिमम सेपरेशन का जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा 60 + 25, बोले तो 85 मीटर। ये समझ में आया? और किस टाइम पे हुआ मैक्सिमम सेपरेशन? वो हुआ टी। करो, इस क्वेश्चन में मैंने तुमको बताया था, मैं 2 से 3 तरीके से बता चुका हूं। एक तरीका था डेरिवेटिव्स मैक्सिमम मिनिमम वाला, एक तरीका था लॉजिकल अप्रोच, और ये है तीसरा तरीका इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो ये थर्ड अप्रोच है। याद करो, हमने फर्स्ट अप्रोच या सेकंड अप्रोच में क्या सीखा था? जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाती है, जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाती है तब टाइम आता है। तो जरा निकाल के देखो, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी करो, अगर हम लोग मेथड नंबर 1 से कर रहे हैं तो ठीक है। तो क्या था वो? ए की वेलोसिटी क्या है? ए की वेलोसिटी है किसी भी टाइम टी पे 2t, और बी की वेलोसिटी कितनी है? 10। तो अभी भी टाइम कितना आया? 5 सेकेंड। ये समझ में आया? आप चाहे किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आना है। चलो अभी अपन बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कैसा रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, तो लिफ्ट के केसेस में कौन कौन से केस पॉसिबल है? देखो, लिफ्ट के केस में या तो ऐसा पॉसिबल है कि लिफ्ट जो है वो आपकी एक्सेलरेट कर रही हो ऊपर की तरफ A0 से, और ये जो पार्टिकल है ये है कि मान लो लिफ्ट के अंदर मैं मेरे पास एक पार्टिकल है A, ठीक है, कॉइन मान लेते हैं, उस कॉइन को मैंने ड्रॉप कर दिया, हम उस कॉइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो अगर आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको स्टॉप कर दोगे लिफ्ट को, और लिफ्ट को स्टॉप करोगे तो यहां पे ये जो A है, A पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो A पे एक तो हमारा लग रहा है, कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है G, और इसको हमने स्टॉप किया तो इसकी वजह से आ गया एक्सेलरेशन A0। तो अगर मैं यहां पे नेट एक्सेलरेशन की बात करूं, अगर मैं यहां पे नेट एक्सेलरेशन की बात करूं, जिसको आप G इफेक्टिव भी बोल सकते हो, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा G0 + A0, G + A0, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी? डायरेक्शन आ जाएगी आपकी डाउनवर्ड। ठीक है, तो आप यहां पे बोल सकते हो कि जो पार्टिकल है वो मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, आप बोल सकते हो। लिफ्ट के केस में भी मोशन अंडर ग्रेविटी तो बोल ही सकते हैं, बस याद रखना यहां पे हमको G की जगह G इफेक्टिव यूज करना पड़ेगा, और G इफेक्टिव होगा G + A। ये चमक गया, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा केस हो सकता है? और केस हो सकता है कि लिफ्ट आपकी एक्सेलरेट तो कर रही है, लेकिन एक्सेलरेट कर रही है किस तरफ? नीचे की तरफ A0 से। अब आप फिर से A को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अगर आपने फिर से ऑब्जर्व किया विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो क्या ऑब्जर्व करोगे? तो आप बोलोगे कि ये जो A है, A पे G तो लग ही रहा है, और हमने लिफ्ट को स्टॉप किया तो A0 लगेगा ऊपर की तरफ। तो यहां पे G इफेक्टिव क्या आ जाएगा? यहां पे जो G इफेक्टिव आ जाएगा वो आ जाएगा G - A0 डायरेक्शन डाउनवर्ड। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन, सॉरी जो लिफ्ट है उसका जो एक्सेलरेशन है वो लेस देन G है। अगर वो ग्रेटर देन G होता तो डायरेक्शन क्या आती? ऊपर की तरफ आती। तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता A0 - G, अपवर्ड डायरेक्शन। कोई बड़ी बात नहीं है। ये समझ में आया?
ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। या और कौन सा केस पॉसिबल है, या एक केस और पॉसिबल है जहां पे लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो, जीरो हो। और लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और अगर आप इस बार विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे ये जो ए है इस पे जी ही लग रहा है, और यहां पे अगर हम बात करें जी इफेक्टिव की तो वो जी ही आ गया डाउनवर्ड। ये समझ में आया? मतलब आप विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व करना चाहो तो ये कैसे फ्रेम है, एक्सलेट कर रहा है, लिफ्ट कैसा है हमारा, एक्सलेट कर रहा है, तो उसको हम कैसा फ्रेम बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और उसको हम कैसा बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर लिफ्ट एक्सलेट करेगी तो आप उस लिफ्ट के अंदर जो पार्टिकल मोशन कर रहा है हवा में, ठीक है, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर बैठ गए और फिर ऑब्जर्व कर रहे हो मोशन में हो क्या रहा है, तो आप बोलोगे कि हम इसको मोशन ऑफ ग्रेविटी मान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जी इफेक्टिव क्या होगा, जी प्लस ए होगा या जी माइनस ए होगा, या इस वाले केस में जी होगा। तो हमको जी इफेक्टिव देखना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं, तो जरा देखो यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, और उसके थ्रू फिर मैं तुम्हें समझाने का ट्राई करता हूं कि देखो क्या कहानी है। तो यहां पे एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि हमारे पास ये लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन का नाम ए है, और उस कॉइन को t इक्वल टू 0 पे मैंने फ्रीली ड्रॉप कर दिया, और ये हाइट हम लोग मान लेते हैं कितना, 6 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो लिफ्ट है ये 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, साथ में इसका एक्सेलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, या चलो इसको अच्छा मान लो, इसको तो मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे क्या है, आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, फाइंड टाइम टेकन बाय ए टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। आपसे पूछा गया कि ये जो मैंने कॉइन को ड्रॉप किया है t इक्वल टू 0 पे, तो ये कॉइन कितने टाइम में इस लिफ्ट के फ्लोर पे आके पहुंच जाएगा, यही पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, एक तो है रिलेटिव मोशन और एक है आप विदाउट रिलेटिव मोशन सॉल्व कर लो। तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। ठीक है, मेथड नंबर 1 जो है वो है कि आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करो, कि हम लोगों ने एक इंसान ग्राउंड पे बिठा दिया है और हम उससे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो कैसा ऑब्जर्वेशन करेगा, वो हमारा मेथड नंबर 1 है कि हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व कर रहे हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। तो यहां पे देखो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप एक ही बात करोगे तो ए के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड, जो 5 मीटर पर सेकेंड, जो फ्रेम की वेलोसिटी होती है वही उस फ्रेम के जितने पार्टिकल्स हैं सबकी वेलोसिटी होती है, ये फ्रेम के अंदर ही है, तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। कोई दिक्कत नहीं यहां पे। और क्या समझ में आया, और ये समझ में आया कि अगर इसको कोई इंसान ग्राउंड पे बैठ के देखेगा तो उसको तो यही दिखेगा कि इस पे तो नीचे की तरफ जी एक्ट कर रहा होगा। बहुत अच्छी बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे एक इंसान इस लिफ्ट के फ्लोर की बात कर रहा है, क्योंकि हमें क्या करवाना है, हमें एक क्वेश्चन है इस पॉइंट ए और इस फ्लोर का कोलिजन करवाना है, वही तो सवाल है। जब ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे तभी तो पार्टिकल पहुंचेगा नीचे। तो यहां पे हमें फ्लोर के बारे में भी बात करनी है, और फ्लोर के बारे में भी बात करनी है तो यहां पे आप मान लो ये आपके पास फ्लोर है, ठीक है, ये है आपका फ्लोर ऑफ लिफ्ट, और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये एक्सेलरेट कर रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये समझ में आया। अगर किसी को डाउट आ रहा हो कि सर इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड क्यों नहीं है, तो बेटा ये जो है वो हवा में है, लिफ्ट के अंदर हवा में है, तो मोमेंटम सेम होता है लेकिन फोर्स सेम नहीं होते। ये समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे अब हमने क्या बोला, देखो अब होगा क्या, अब इस क्वेश्चन में देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे है फ्लोर और ये है लिफ्ट, ये है हमारा कॉइन। कॉइन हमारा 1D मोशन करेगा
और ये भी हमारा 1D मोशन करेगा। दोनों मोशन कर रहे हैं तो क्या दोनों का मोशन ऐसे कुछ होगा? दोनों हम ये बोल रहे हैं कि ये जो है कॉइन, ये कॉइन हमारा कुछ डिस्टेंस D1 नीचे आ जाएगा और ये जो लिफ्ट है वो हमारा कुछ डिस्टेंस D2 ऊपर चली जाएगी और इस पॉइंट पे जाके कुछ टाइम बाद A और फ्लोर को हम बोल देते हैं B। तो ये दोनों T = T0 पे जाके कोलिजन कर लेंगे। ऐसा बोलना बिल्कुल सही है। ये भी ऊपर गया फ्लोर और ये कॉइन भी नीचे आया, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, यहां पे कुछ T = T0 पे दोनों आपस में चिपक जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा। और उसी को तो हम बोलेंगे कि यहां पे हुआ क्या, यहां पे ये जो कॉइन है वो फ्लोर पे पहुंच गया। देखो ग्राउंड वाले को तो ये दिखेगा, ग्राउंड वाले को क्या दिखेगा, ग्राउंड वाले को दिखेगा कि ये कॉइन नीचे आया और लिफ्ट भी ऊपर गई, ये तो दिखेगा। तो वो क्या बोलेगा ग्राउंड के हिसाब से, वो पर्सन ये बोलेगा कि D1 + D2 दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 मीटर कवर किया। दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 मीटर कवर किया, यही बोलेगा। अब आप D1 निकालो, तो D1 कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे कि अगर मैं यहां पे A = U, यहां पे S = UT + ½ AT² यूज करूं, तो S = UT + ½ AT² के हिसाब से कितना डिस्टेंस है, पार्टिकल नीचे आया तो नेगेटिव D1। साइन कन्वेंशन नहीं भूलना है कभी भी, हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो पार्टिकल नीचे आया तो -D1। U कितना है, U है हमारा 5, तो 5 T0 ये हो जाएगा -½ G T02। अगर हम लोग B की बात करें तो B क्या गया, ऊपर गया, तो ये आ जाएगा +D2 = 5 T0, ठीक है, +½ 2 T02। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि दोनों D1 + D2 डिस्टेंस मिलके 6 मीटर होना चाहिए। और D1 कितना है, D1 यहां पे नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो, D1 कितना आ जाएगा, D1 आ जाएगा -5 T0 + ½ G T02, ये D1 है। प्लस D2 की बात करते हैं, D2 कितना है, 5 T0 + ½ 2 T02, इसकी वैल्यू 6। जरा ध्यान से देखो, ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये कितना बन गया, ये बन गया ½ G + 2 T02, इसकी वैल्यू 6। याद रखना ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा एक्सप्रेशन बना। और देखो अब यहां पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ½ G + 2 कितना हो जाएगा, 12 T02, इसकी वैल्यू 6। ये आ गया 6 कैंसिल, T0 की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड बाद क्या होगा, ये कोलिजन हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे चमक गया, ठीक है। अब यहां पे और सुनो, और क्या है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या हो सकता था, मेथड नंबर 2 हम ये कर सकते थे कि हम जो एनालाइज कर रहे हैं वो एनालाइज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो मेथड नंबर 2 है कि हम लोग बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो हमने क्या कर दिया है कि लिफ्ट में यहां किसी को बिठा दिया है, अब उससे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या हो रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि आपका जो लिफ्ट का फ्लोर है, ध्यान से देखना, ठीक है, जो लिफ्ट का फ्लोर है, अभी आपने क्या देखा, ये लिफ्ट कितने से जा रही थी, 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और ये पार्टिकल ए है, ये कितने से जा रहा है ऊपर, ये 5 है, सॉरी 2 मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार, ये है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका कितना एक्सेलरेशन, G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने लिफ्ट को क्या किया, स्टॉप किया, लिफ्ट को स्टॉप किया तो ये 5 से क्या होगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आपको क्या दिख रहा है, आप जरा एक बार अच्छे से फिगर बना के सोचो। विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आपको ये दिख रहा है कि ये है लिफ्ट का फ्लोर, ठीक है, और यहां पे ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए, ये डिस्टेंस 6 मीटर कवर करना है, और इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और इसके पास जी इफेक्टिव कितना है, जी इफेक्टिव है 10 + 2 कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यही बना। और ये किस पे है, फ्लोर जो है लिफ्ट का वो रेस्ट पे है। अब जरा आपसे पूछा गया बताओ टाइम टेकन कितना आएगा, तो या तो इसमें भी दो तरीके हैं, इसमें भी आप एक तो ये कर सकते हो टाइम टेकन निकालने के लिए कि टाइम टेकन कितना आ जाएगा, तो टी नॉट आ जाएगा √2h बाय जी इफेक्टिव। फ्री फॉल ही तो हो रहा है, फ्री फॉल ही तो हो रहा है, और फ्री फॉल हो रहा है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 6 डिवाइड बाय जी इफेक्टिव 12। कितना आ गया, ये 1 सेकेंड ही आ गया। या फिर आप चाहो तो एक और अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, और एक और अप्रोच क्या है, वो ये है कि इस पार्टिकल को यहां से नीचे आना है और कितना डिस्टेंस कवर करना है, 6। तो s = ut + ½ a² अप्लाई कर दो। s कितना है, पार्टिकल नीचे आ रहा है तो -6, u कितना है 0 × t0 + ½ a कितना है -12 t0²। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो -6 = -6 t0² लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से t0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकेंड। अगर मैंने विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व किया तो भी मैंने आंसर 1 सेकेंड ही निकाला है। तो अब आपकी इच्छा है आप किस फ्रेम में बैठ के सॉल्व करना चाहो, ठीक है। हमने विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व किया तो हमको थोड़ा लंबा सॉल्व करना पड़ा, d1 निकाला फिर d2 निकाला, दोनों का सम 6 किया। यहां पे फायदा ये है कि सीधे लिफ्ट को रोक दो, जी इफेक्टिव ले लो और देख लो मोशन टू ग्रेविटी हो रहा है, √2h/g आंसर आ गया। या आपको सॉल्व करने की इच्छा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चले, अब आपसे पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में कि ये बताओ कि जब ये यहां पे आके इसके फ्लोर को हिट किया तो उस टाइम पे ये लिफ्ट कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो देख लो बेटा, 1 सेकंड में इस लिफ्ट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा होगा तो कितने कैसे निकालोगे, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख लो पार्टिकल का पाथ क्या होगा। पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, इतना एक्सेलरेशन है, ut + ½ a² लगा दो। समझ में आया, ऐसे ही हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आई थिंक सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो, और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया तो मेरा जी इफेक्टिव कितना रहा, जी ही रहा, क्योंकि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। ये तो वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन तो 0 है, तो जी इफेक्टिव कितना रहा, जी रहा। अब विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बात करूं तो क्या विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट पार्टिकल मोशन टू ग्रेविटी कर रहा है, तो जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना लग जाएगा, 2h कितना है 20 डिवाइड बाय g कितना हो गया, ये हो गया 10, कितना आ गया 2 सेकेंड। समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। √2h/g मैं क्यों लगा पाया, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए लगा पाया। यहां बात करोगे तो यहां पे आपने क्या किया, लिफ्ट को स्टॉप किया, लिफ्ट को स्टॉप किया तो जी इफेक्टिव यहां पे कितना आ गया, यहां पे जी इफेक्टिव आ गया g-5, बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहां भी अगर आप बात करोगे तो यहां भी आप √2h/g लगा सकते हो, यहां भी टाइम √2h/g लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो है वो इनिशियली किससे आ रहा है, वो हमारा आ रहा है रेस्ट से, तो 2h कितना है 10 डिवाइड बाय g इफेक्टिव 5, फिर से कितना आ गया 2 सेकंड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बोला गया फिर से टाइम टेकन, तो फिर से लेफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दो, इसको रोक दो, इसको रोक देंगे तो यहां पे आपका g इफेक्टिव कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर आप टाइम की बात करोगे तो टाइम कितना जाना है, इसका मतलब ये है कि आपका जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा √2h/g, तो 2h/g कितना आ गया 2 सेकेंड, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन बनाए इस टाइप से गए हैं कि हर एक का आंसर 2 सेकेंड आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो हमेशा होगा नहीं, और हमेशा √2h/g फॉर्मूला लग जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बोला गया है तो देख लो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ए ने। तो अगर मैं ए की बात करूं तो आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर लो, ठीक है। तो ए हमारा कितने से जा रहा था, कितने से जा रहा था, आई थिंक वेलोसिटी इसकी गायब हो गई, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं यहां से जा रहा था वो कितने से 10 मीटर पर सेकंड से,
ठीक है, अब मेरे को याद नहीं है तो मैंने 10 मीटर पर सेकंड मान लिया। तो यहां पे ए जो है, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करूंगा पार्ट बी के लिए, तो आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बात करोगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कवर निकालना है। तो क्या रहा, ये जो पार्टिकल है ये ऊपर जा रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे हम बात कर रहे हैं, इस पे क्या एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, और हम बात कर रहे हैं 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड में क्या हुआ होगा, 2 सेकंड में यह हुआ होगा कि पार्टिकल जो है वो 1 सेकंड ऊपर जाने में टाइम लगा दिया, 1 सेकंड नीचे आने में टाइम लगा दिया। t=0 पे यहां है, t=2 पे यहां पहुंच गया। तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये हाइट h है, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 2h, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में वो आपको निकालना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो h की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ h की वैल्यू कितनी है, वो है 10 + 0/2 इंटू टाइम टेकन 1 सेकेंड, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 10 मीटर आ गया, कोई समस्या नहीं है। रहा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में क्या आप यहां पे जी इफेक्टिव की बात करोगे, तो देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी जो डेटा दिया हुआ है वो आपको 8 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट दिया है। मतलब अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालूंगा तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 5 है, तो कितना हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 8 नीचे से 5 ऊपर, तो नीचे कितने से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, टाइम टेकन की बात कर रहे हैं। स्टॉप कर दो, तो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहां पे क्या मैं टाइम निकालने के लिए t=√2h/g लगा सकता हूं, जी इफेक्टिव? नहीं, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पे दिक्कत यह है कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट से नहीं आ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है हमारा पार्टिकल ये आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पे इसको डिस्टेंस कवर करना है कितना, 12 मीटर। तो आप ये नहीं लगा पाओगे, और ये जी इफेक्टिव कितना है, ये है नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, आप s = ut + ½ at², ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो s = ut + ½ at², ठीक है। s कितना है, -12, u कितना है, नीचे की तरफ है तो -8 t0 + ½ a कितना आ गया, -8 t0², कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा 4, ये 4 से डिविजिबल है तो यह जाएगा -3, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे सब कुछ माइनस है, तो यह जाएगा -3 = -2 t0, ठीक है, -t0²। 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, माइनस भी हटा दो तो ये क्या बन गया, t² + 2t -3 = 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स की बात करोगे तो यहां से रूट्स इसके क्या हैं, -3, -1, -3 हो नहीं सकता, 1 है। मतलब पार्टिकल t=1 सेकंड पे क्या हो जाएगा, पार्टिकल t=1 सेकंड पे लैंड कर जाएगा, इसके फ्लोर को टच कर देगा, ठीक है। अब बोला गया डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लोर, तो फ्लोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो आपको निकालना पड़ेगा ut + ½ at² से, ठीक है। तो फ्लोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम लोग निकाल लेते हैं, ut + ½ at² ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके। तो आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व कर लो। देखो डिस्टेंस वगैरह तो आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकालो, क्योंकि ऑप्शंस भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिए होंगे। तो यहां पे फ्लोर जो था कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मान लेते हैं फ्लोर पहले यहां था, फिर फ्लोर t = 1 पे यहां पहुंच गया। ये डिस्टेंस अगर मैं d बोल दूं तो d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा हमारा, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो 5t + ½ a है नीचे की तरफ, t² हो जाएगा 1। तो यहां से ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 - 1 4 मीटर। तो फ्लोर हमारा गया होगा 4 मीटर ऊपर, और ए कितना नीचे आया होगा, ए आया होगा 8 मीटर नीचे की तरफ। ये समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत होगी तो वो हम लोग जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की कहानी में ये समाप्त करता हूं।